हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज से बात करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट है लेसन नंबर 8 के बारे में कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे और इसके कुछ टाइप समझेंगे, है ना। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे पहले कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास है कहाँ गया टाइप, एक है हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों की बात हम करेंगे, ठीक है। और अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हो तो फिर मैं सारे टाइप्स जो है वो एक ही सिंगल वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं टॉपिक आज का। तो पहले समझना ये पड़ेगा कि भैया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो आप लोगों को याद है मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक पढ़ाया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करी थी तो मैंने क्या कहा था कि वो रैंडम वेरिएबल जो एक स्पेसिफिक वैल्यू लेता है उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वैल्यू बोल के चलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की तो वो दो इंटरवल्स के बीच में इनफिनिट पॉइंट्स लेता है। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे जो कोई भी चीज़ है वो फिक्स रहेगी। जैसे अब देखो, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं 2 बार, तो अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात करता हूँ रैंडम वेरिएबल x के तौर पे, तो एक बार हेड आएगा या एक बार भी हेड नहीं आएगा, 0 बार हेड आएगा, फिर 2 बार हेड आएंगे। अगर 3 बार उछाला है तो 0 बार हेड आएगा, 1 बार हेड आ सकता है, 2 बार या 3 बार। 4 बार उछाला है तो 4 बार हेड भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या मैं कभी ऐसा बोलूंगा 2.5 टाइम्स हेड आएगा, 1.5 टाइम्स हेड आएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो एक स्पेसिफिक वैल्यू ले उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वहीं पर समझो कि जब हम पॉइंटों में वैल्यूज लेंगे, अब कुछ डाटा ऐसा भी होता है जहाँ पे हम जो है ना वो डिस्क्रीट मेजर निकाल नहीं पाते, वहां पे हमें दो इंटरवल्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन हमें इस पूरे चैप्टर में चैप्टर में सिर्फ बात करें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उम्मीद है आप लोगों को पहले तो समझ में आ गया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं, यानी कि हमें कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें स्टडी करने होंगे, ठीक है, वो हम समझेंगे। दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल जो हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कि पहला और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो तो हम अभी इमीडिएटली खत्म कर देंगे। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस और बर्नौली ट्रायल्स होते क्या है, कैसे हम इसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले होते हैं इनके, वेरिएंस के, एक्सपेक्टेशंस के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तीसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस विद सम इंपॉर्टेंट न्यूमरस, तो इनको हम इनके बारे में बात करेंगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। पहले तो अभी हम सिर्फ इन दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आने वाली वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे या फिर आने वाले टॉपिक्स में। फोर्थ क्या आता है, वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। अब जो वेटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है जैसे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमारे 4 क्या हो गए इस कंप्लीट चैप्टर यानी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन को। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स फॉर्म द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं वही फॉर्म करते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझाया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या था और जो हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स अलोंग विद द प्रोबेबिलिटीज फॉर्म्स द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की किसके साथ, प्रोबेबिलिटीज फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेके चलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर। अब डिस्क्रीट जो हमारा रैंडम वेरिएबल है या फिर जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ टाइप्स के होते हैं। कौन कौन टाइप है उसके वो देखते हैं। एक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे 6 टाइप के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने का मौका मिलेगा इस चैप्टर के अंदर।
अब शुरू करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक यूं समझ लो आप कि एक ये ऐसा सेट है प्रोबेबिलिटीज का जो एक रेंज के अंदर रहेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे सारे नंबर आने के चांस है ना इक्वल होते हैं, यानी कि जिसको हम नहीं बोलते इक्वल लाइकली आउटकम्स, वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं तो सिक्के पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों को आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 और 1/2 ही है, यानी कि इक्वल लाइकली आउटकम्स इसे कह सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं तो एक डाइस के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है 1/6, है ना। तो वही चीज यहां पे है। तो इन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रैंडम वेरिएबल कैन टेक n डिफरेंट वैल्यूज। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो n डिफरेंट वैल्यू ले सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इसी को मैं क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको बहुत जगह रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल दिया जाता है, वो भी चीज ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एग्जांपल दिया था रोलिंग अ फेयर डाइस, आपने एक फेयर डाइस डाला, वी गेट 1 2 3 4 5 6, हमें 6 नंबर मिल सकते हैं एज आउटकम, ईच विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम मिलेगी आपको 1/6, क्योंकि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 2 के आने की भी 1/6, 3 के आने की भी 1/6, 4 के आने की भी 1/6, 5 के आने की भी 1/6 और 6 के आने की भी 1/6 ही होती है। तो अगर मैं यहाँ से x इक्वल्स टू x यानी कि fx निकालने की कोशिश करूँ, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/n। n क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 ही आउटकम्स है तो 1/6 आया। सपोज करो अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊं जहाँ पे हमें कह सकते हैं कि भाई आपने 12 नंबर है आपके पास, कि रैंडम वेरिएबल जो है आपके पास एक डाइस है जिसमें 12 वो हैं, क्या बोलते हैं, 12 फेसेस हैं। वैसे होता नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, एक मान लो कि डाइस में 12 फेसेस हैं, तो उसमें हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12, क्योंकि उसमें 1 से लेके 12 तक सारे नंबर लिखे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनाता है यहाँ पे, 1/n बन जाता है। वही अगर आप सिक्के को उछालोगे तो सिक्के के तो 2 ही पहलू होते हैं, यानी कि या तो हेड आता है टेल आता है, तो उस केस में यहाँ पे n की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सैंपल्स में से आया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसलिए दोनों की यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब मीन समझते हैं। तो मीन जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक होता है वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं Vx से दिखाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, k + 1/2, और जो हमारे पास वेरिएंस होगा उसका फॉर्मूला होगा k² -1/12, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये होता है। तो नोट x हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 से लेके n तक, x कभी भी 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। ध्यान रखना 0 से स्टार्ट नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ ये बात, मैंने बात यहाँ पे भी लिखी थी, देखो ये रहा, x की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, ना कि 0 से शुरू होगी। इफ अगर दिखा रहा हूँ, इफ कंसीडर ट्रायल्स फ्रॉम 0, लेकिन अगर आप ट्रायल 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना, तो फंक्शन में एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं 1 से लेके n नंबर तक की, देख अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेके 10 तक नंबर की, तो 10 ही तो टर्म्स होंगी ना 1 से लेके 10 तक। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम जो है वो ट्रायल 0 से शुरू कर रहे हैं, तो 0 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होती है, खुलता ना 10 डिजिट्स होती हैं। ऐसे 0 से लेकर 10 तक हम ट्रायल चला रहे हैं तो 11 नंबर हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप 0 से लेके n तक जा रहे हो तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो n+1 होगा। तो इस केस में हमारा मेन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास फॉर्मूला था 1/n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रायल चला रहे थे 1 से लेके n तक, लेकिन अगर हम ट्रायल 0 से लेके n तक चला रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n+1, क्योंकि अब एक टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। सिंस देयर विल बी n+1 टर्म्स, क्योंकि अब हमारे पास n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हो चुके हैं। अब जो मीन हम बात कर रहे थे, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया यहाँ पे, n/2। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन का n/2, ये फॉर्मूला पे ध्यान रखना। और जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n²/12, ठीक है। इनको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी सीखेंगे जब मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। अभी हमारा पहला काम क्या होगा कि हम एक बार सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को समझ लें। अब जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या है, वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 2 चीज़ों पर काम करता है कि आपने कोई भी इवेंट
स्टार्ट किया उसके सक्सेस और उसके फेलियर के चांस क्या है। क्योंकि देखो हम जनरली पता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब लेके आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास अब रैंडम वेरिएबल x है या फिर जो बाकी सारे हमारे जो तरीके थे प्रोबेबिलिटी निकालने के, वो सब कब काम करते हैं। सिक्का एक बार उछाल लो, सिक्का 2 बार उछाल लो, सिक्का 3 बार उछाल लो, सिक्का 5 बार उछाल लो, लेकिन तब तक तो आप सैंपल स्पेस बना सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं उस ट्रायल के एक लार्ज नंबर तक, जैसे अगर मान लो एक सिक्का 20 बार उछाल लो तो भाई बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। अब 2 की पावर 20 पता है कितना होता है, कर लेना कभी कैलकुलेट, मुझे तो नहीं पता, बस निकाल लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 की पावर जो 10 होता है वही मेरे हिसाब से 1024 होता है शायद, है ना, ऐसे ही कुछ हो। 2 की पावर 9 होता है, हाँ सॉरी 2 की पावर 10 होता है शायद 1024, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ऐसे ही बहुत बड़ा सैंपल स्पेस बनेगा। तो अगर मान लो आप सिक्के को 10 बार उछाल रहे हो, 15 बार उछाल रहे हो, 20 बार उछाल रहे हो, 50 बार उछाल रहे हो, तो ऐसे केसेस में भाई कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इन्वेंट की गई थी। इस तरीके को हमने यहाँ पे इजाद किया था। कैसे काम करता है वो समझते हैं। अ रैंडम, यहाँ पे रैंडम आएगा, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच गिव राइज टू ओनली टू आउटकम्स, जहाँ पे हम 2 आउटकम्स की बात करते हैं, से पास कि भाई सक्सेस की, पास होने की, या फिर फेल होने की यानी कि फेलियर की, इज नोन एज बर्नौली एक्सपेरिमेंट। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बर्नौली एक्सपेरिमेंट बोल के चलते हैं। रैंडम वेरिएबल x इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी रैंडम वेरिएबल x को हम यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आप लोगों को याद है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल के चलते हैं। तो एफ एक्स और पी यानी कि यहाँ पे जो पी एक्स है वो 1 माइनस पी और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये पी एक्स क्या है, देखो सुनो समझाता हूँ, इस फॉर्मूले को समझाता हूँ आपको। पहले तो इस पी एक्स का मतलब क्या है कि पास होने के चांसेस क्या हैं, और एक्स का मतलब क्या है कि आप कितनी और से पास हुए हैं, ठीक है। 1 माइनस पी क्या है, आप फेल कितने में हुए। कि देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को जब प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा था कि किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। सम क्या होता है, 1 होता है। एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, अगर मान लो किसी के एग्जाम में पास होने के चांसेस 40% है, तो क्या आप फेल होने के चांस नहीं बता सकते। कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं भैया, अगर किसी के पास होने के चांस 40% है तो वो फेल होगा, इसके चांस 60% है। तो कैसे पता किया आपने, इसको 1 में से माइनस कर दिया, वही चीज़ यानी कि आपने 100% में माइनस कर दिया था, ठीक है, उससे निकला था। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी p है तो फेल होने की हो जाएगी 1 माइनस पी, क्योंकि किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना दोनों का सम 1 होता है। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड ना आने की यानी कि टेल के आने की वो भी 1/2। जैसे डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, और 1 ना आने की यानी कि बाकी 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे पास और फेल की वैल्यू निकाली थी। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी को हम p दिखाते हैं, फेल होने की 1 माइनस पी, और ये जो x है ना ये दिखाता है कि हमने कितने टाइम्स जो हम पास हुए हैं, कितने टाइम्स हम यहाँ पे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, 1 माइनस एक्स। क्योंकि जितनी बार पास हुए हैं उससे बाकी बार तो हम फेल हुए होंगे, इसलिए 1 में से माइनस कर देते हैं x को, ठीक है। अब ये देखो x 0 1 कुछ भी हो सकता है, मतलब x जो है यहाँ पे क्या होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और जो p है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, यानी कि p जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। क्यों होता है, क्योंकि p और 1 माइनस p दोनों ही प्रोबेबिलिटीज हैं, एक पास होने की दूसरी फेल होने की, और प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है, या फिर 0 होती है जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, या फिर 1 होती है जब सर्टेन इवेंट हो, यानी कि ऐसा इवेंट जिसका होना इम्पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 मान के चलते हैं हम, और ऐसा इवेंट जिसका होना निश्चित है यानी कि श्योर है वो इवेंट होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 मान के चलते हैं। फिर आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 अदरवाइज, और दूसरी अगर कुछ और वैल्यू तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इज p, तो मैंने वो चीज समझाई दी है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी p है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज 1 माइनस p। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो 0 p हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस p। अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, x के लिए 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर 1। तो हमारा फंक्शन सिर्फ ये बनेगा 1 माइनस पी, वो मैंने आपको समझाई दिया कैसे बनेगा। क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होता है तो 1 की मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो क्या ही फर्क पड़ेगा, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप 0 रखोगे तो 1 में से 0 क्या 1 हो जाएगा, इसलिए पावर को भी 1 उसने हटा रखा है, क्योंकि पावर भी 1 लिखो चाहे मत लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और f सेम ऐसे ही 1 p पे क्या आंसर आएगा, p आएगा। ये सब आपको और अच्छे समझ में आएंगे जब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे। अब जो मीन है, मीन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका आंसर हमेशा क्या होता है p, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। और जो वेरिएंस है यानी कि Vx, उसको हम क्या कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पास मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, यानी कि p मल्टीप्लाई में 1 माइनस पी।
जब क्वेश्चंस करेंगे आपको और इजीली टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक के कंसेप्ट को वहीं पर रोकते हैं लेसन नंबर 8 के। तो लेसन नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं। उम्मीद है अब तक के कंसेप्ट्स में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आ रही हैं। मैं तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि पूरे से तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाए। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।